सर ये किस प्रकार की प्रोस्पेरिटी देता है, मतलब और ये एक्टिवेट कब होगा? अगर आपने बहुत वेल्दी लोगों के चार्ट्स देखे हैं, क्या उनमें आपने इस योग को पाया है? कोई भी धन योग हो, कोई भी राजयोग हो, फलीभूत तो वो दशा में ही होगा। पर अमूमन देखा है ऐसे लोग जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं। सर एग्जॉल्टेड वीनस कैसे रिजल्ट्स देता है? शुक्र अपने आप में दैत्यों के गुरु हैं और जिस राशि में उच्च हो रहे हैं वे देवों के गुरु हैं। तो शुक्र उच्च का होता है तो विलासिता वगैरह देता है, बहुत ज्यादा एक लग्जरियस लाइफ देता है। साढ़े साथी को वैसे इतना ब्लेम किया जाता है, बट कुछ लोगों का एक्चुअल राइज लाइफ में साढ़े साथी में ही हो रहा है। शनि गोचर का सर्वाष्टक वर्गा में 28-30 बिंदु से ज्यादा गोचर कर रहा है, तो साढ़े साथी क्या करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक गोचर ही तो है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आप सबने अपनी कुंडली में ये सुना होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे प्लैनेट्स के योग बनते हैं जो कि आपको अपार धन दे सकते हैं। आपने गज केसरी योग का नाम सुना होगा, आपने चंद्रमा और मंगल वाले धन योग का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से प्लैनेट्स ना आपको बहुत सारा धन देने के काबिल हैं। आज के इस डिस्कशन में मैंने बात की है कि किस प्रकार डिफरेंट प्लैनेट्स के योग से या युति से आपको धन मिलता है, कौन से राजयोग बनते हैं। मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत मार्स और मून से की है और फिर हमने बहुत से डिफरेंट योगों की बात की है जो कि आपको धन दे सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके चार्ट में भी कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपको लगता है कि आपको धन दे सकता है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर अनिल कुमार सिंह जी, वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, और हमेशा की तरह गुरुदेव श्री के राव जी को नमन करता हूँ। सर, जो हमने पिछले पॉडकास्ट किए थे इतने अच्छे चले वो, और स्पेशली जो जेन्युइन ज्योतिष के सीकर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं रियल एस्ट्रोलॉजी के, उनको तो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि एक अपने आप में मास्टर क्लास थी, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस था। आज मैं फिर से एक वैसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ आपके साथ, एक मास्टर क्लास फिर से होगी। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट धन योग पर बात करने वाली हूँ जो कि मंगल और चंद्रमा की युति से बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी ये युति बन रही है, किसी भी हाउस में, नो मैटर किसी और प्लैनेट के साथ भी बन रही है, लेकिन मार्स और मून एक साथ होने चाहिए, या फिर मार्स और मून का किसी प्रकार भी कनेक्शन बन रहा है, तो आज हम इस धन योग को समझने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि देखिए, मार्स और मून दोनों कितने ऑपोजिट प्लैनेट्स हैं, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हैं, फिर भी साथ बैठकर ये एक धन योग नामक कोई एक योग बना देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, जब भी मून और मार्स या चंद्र और मंगल इकट्ठे होते हैं तो इसे चंद्र मंगल योग दिया गया। धन योग माना जाता है। अमूमन जो प्रचलित है ये मशहूर है, इस नाम से चंद्र मंगल धन योग होता है जी। और शास्त्रों में लिखा गया है जिसका भी चंद्र मंगल योग होता है वो शराब का व्यापारी होता है। यह शास्त्रों में लिखा गया है। जब हजारों साल पहले ज्योतिष लिखा गया था, शराब को, मदिरा को बहुत बुरा माना जाता था आम सोसाइटी में। तो ये कहा जाता था यानी जिसका ये योग है वह अनैतिक तरीके से धन कमाने वाला होगा। समय बदला, काल बदला, सब कुछ बदला, इसके मीनिंग बदलते गए। अब आप समझे मंगल क्या है? मंगल एग्रेशन का कारक है, एनर्जी का कारक है, एक बड़ा ही डिसिप्लिन्ड पर्सन है। और चंद्रमा मन का राजा है। बड़ा ही एक तरह से देखा जाए तो इमोशनल है ये। बिल्कुल। लेकिन मंगल के साथ बैठाया इसे तो इसने धन योग बना दिया। तो इसके कुछ शुभ प्रभाव भी हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। है धन योग ये, सिर्फ धन योग ही कहना इसे थोड़ा गलत होगा। तो सर ये किस प्रकार की प्रोस्पेरिटी देता है, मतलब और ये एक्टिवेट कब होगा? अगर आपने बहुत वेल्दी लोगों के चार्ट्स देखे हैं, क्या उनमें आपने इस योग को पाया है? कोई भी धन योग हो, कोई भी राजयोग हो, फलीभूत तो वो दशा में ही होगा। पर अमूमन देखा है ऐसे लोग जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं अमूमन। अच्छा। लेकिन
अगर 10th हाउस में किसी के चंद्रमंगल योग बन रहा है, इसका भी असर होता है किस हाउस में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है। क्योंकि अगर ये किसी फायरी राशि वगैरह में होगा, मंगल की राशि में होगा, तो हो सकता है ये कि कोई ऑफिसर वगैरह गवर्नमेंट से भी रिलेशन दे सकता है, मिलिट्री फोर्स वगैरह से संबंध दे सकता है। तो अलग अलग घरों में इसके अमूमन अलग अलग तरह के फल देखे जाते हैं। ये बीमारियां भी देता है चंद्रमंगल योग जो होता है कुछ। अच्छा, इसके एक नेगेटिव साइड भी है। बिल्कुल है। तो सर हम उसे भी डिस्कस करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद कि हर हाउस में ये जो युति है किस प्रकार के रिजल्ट्स देगी, कैसे वो धन बनाएगा एक व्यक्ति कुंडली में। तो हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट सबसे पहले हम केंद्रों की बात करते हैं। अगर ये लग्न में होता है तो आदमी को वेल्दी बनाता है, एग्रेशन देता है, साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लड में डिसऑर्डर भी देता है। लगन में अगर आ गया, 4th हाउस में अगर आ गया तो एक मेंटली उसे पीस नहीं मिल पाता है, कहीं वो एक बेचैन सा रहता है घर पे रहते हुए, और अपने घर पे उसके सुख नहीं मिल पाता, घर में टिक नहीं पाता है। चंद्रमंगल योग अगर 4th हाउस में आ गया उसके। उसके बाद हम तीसरे केंद्र की बात करते हैं, 7वें घर की। 7वें घर में अगर चंद्रमंगल बनता है तो आदमी की अमूमन दूसरों के धन पे नजर होती है। उसकी कोशिश होती है, अगर उसके साथ जो भी लोग उठ बैठ रहे हैं उनमें से कोई वेल्दी होता है तो उसकी ये सोचता है कि मैं भी इस धन को इस तरीके से मैं भी धन को कमाऊं। यानी उसकी इंटेंशंस उसी पे रहती हैं कि पैसा कमाने में इस जैसा मैं बनूं, या इसका पैसा मुझे किस तरह से मिल जाए। और शास्त्रों में कहा गया है यदि 7th हाउस में होता है तो आदमी मक्कार होता है और झूठा भी होता है। अगर चंद्रमंगल 7th हाउस में होता है। 10th हाउस में होता है तो बड़ा अथॉरिटेटिव होता है, वेल्दी होता है, लेकिन कहीं उसका वैवाहिक जीवन 10th हाउस में होने की वजह से खराब हो जाता है। क्योंकि यहाँ चंद्रमंगल जब योग बनता है तो उसकी वर्क प्लेस पे कहते हैं उसके हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं 10th हाउस में, तो वैवाहिक जीवन कभी कभी खराब हो जाता है। यही अगर 9th हाउस की बात करें, अगर 9th हाउस में बनता है तो वेल्दी तो होता है पर माँ के प्रति एक थोड़ी सी एक दुर्भावना रखने वाला होता है। 4th हाउस से ये छठा घर है। और उसे कभी भी एक मानसिक शांति नहीं मिल पाती। 9th हाउस वाले 9th वेल्थ है, सब कुछ वेल्थ है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कुछ। कहीं पे भी जब ये वेल्थ देता है तो कोई ना कोई एक डिस्टर्बेंस फैमिली में ज़रूर देता है, बिना डिस्टर्बेंस वगैरह के नहीं देता। 2nd हाउस में अगर हो, धन के ही भाव में, धन में बैठा है तो धन तो जरूर होगा, लेकिन बड़ा डिप्लोमेटिक एरिस्टोक्रेटिक नेचर का आदमी, एरिस्टोक्रेटिक नेचर का होता है वो। जैसा आदमी होता है वो वैसी भाषा बोलनी शुरू कर देता है। जैसे गंगा गए गंगा रंग, जमुना गए जमुना रंग। कोई आदमी उससे अगर अच्छे स्वभाव का मिला तो अगर वो सुनना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सुनना चाहता है वो उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू हो जाएगा, बुरा सुनना चाहता है वो उसके बारे में बुरा। यानी वो एक अलग ही नेचर का होता है। वेल्दी ज़रूर होता है वो 2nd हाउस वाला, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ना मक्कार आदमी भी कहते हैं, होता है। 3rd हाउस में अगर है तो करेजियस होता है, इंडोर गेम्स का लवर होता है। लेकिन 3rd हाउस में कहीं पे भी शास्त्रों वगैरह में धन की बात नहीं की गई कि 3rd हाउस में वो धनी होगा। नेम फेम दे देता है उसे यहाँ 3rd हाउस में। इंडोर गेम्स में थोड़ा उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और 3rd हाउस में अगर है तो अच्छा इंडोर गेम्स में वो कर भी पाता है। और सर 3rd में तो मंगल जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ना, पराक्रम के भाव में ही मार्स आ गया। इंडोर गेम्स में बहुत अच्छा वो परफॉर्म करता है वो। इंडोर ही क्यों, मतलब इंडोर इसलिए होता है मून साथ में आ गया तो आंतरिक मन अंदर का वो हो गया। अगर यहीं कोई मैलेफिक या मून ना होता साथ या कोई और मैलेफिक होता तो आउटडोर वगैरह। राहु होता है तो आजकल नावेडे से देखा गया है राहु के साथ अगर मार्स बैठ जाता है तो एक मीडिया वगैरह से संबंधित जो आउटडोर हो जाते हैं, शूटिंग्स वगैरह करने ले जाते हैं हिली एरियाज वगैरह में, अच्छा, तो उसमें एक बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। अंगारक भी कहते हैं ना इसे, अंगारक योग बन गया। तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत होते हैं अंगारक योग के। 5th हाउस में पढ़ाई में मन लगाने वाला होता है, 5th हाउस में अगर होता है ये, और अपने उसी के जो पढ़ा उसी के बलबूते पे धन कमाता है।
सिक्स्थ हाउस की बात करें तो करेजियस होता है, धन के लिए उसके मन में लालची भी होता है यहाँ पे। और कुछ जैसे आर्बिट्रेटर वगैरह होते हैं, या दो व्यक्तियों की लड़ाई से धन कमाने वाला होता है। जैसे कोई दो लड़े तो सॉर्ट ऑफ जैसे लायर वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, यानी दो जनों की लड़ाई से फायदा उठा के धन कमाने वाला हुआ। ओके। एर्थ हाउस में अगर आया तो अनैतिक तरीके से धन कमाने वाला होता है। ये हाउस ऑफ सीक्रेसी है, गुप्त हाउस है, गुप्त वो है कि नाइन्थ का हमने किया, 10th का किया। 11th हाउस में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, वेल्दी देगा जब डिजायर्स के भाव में आ जाता है। और 12th हाउस में उसका फॉरेन के लिए इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर वेल प्लेस है 12th हाउस में मून मार्स, दशाएं ठीक टाइम पे उसे मिल गई और भी कुछ धन योग या राजयोग सपोर्ट करती हैं तो फॉरेन में लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाला होता है, और फॉरेन से रिलेशन जरूर रहता है उसका ताउम्र। ओके। ये इसका चंद्रमंगल योग का एक फल होता है। सर अब कुछ और सिचुएशंस में इसी योग में डिस्कस करूंगी। मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल एग्जॉल्टेड है, पहली सिचुएशन ये है, नो मैटर किसी भी हाउस में बन रहा है बट मंगल एग्जॉल्टेड है। चलिए, अब चंद्रमंगल योग में जब मंगल उच्च का हो गया तो वो शनि की राशि में आ गया, यानी फिजिकल उसके साथ साथ आदमी में लेबोरियस, एक मतलब एक छोटे अपने उसके कर्मचारी वर्कर का काम करने की भी क्षमता आ जाती है। वो छोटे से छोटे काम करने में भी शर्माता नहीं है। धन कमाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। ये मंगल के उच्च के होने में एक कंडीशन आ जाती है। जैसे जो किसी और को काम अलॉट किया गया है, उसने क्या, अगर वो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है, उस काम को भी खुद करने के लिए, क्योंकि उसकी इतना ज़्यादा वो पैसा कमाने में वो रहता है कि किसी भी काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं करता वो। लेकिन चंद्रमा जब शनि की राशि में आ जाता है तो थोड़ा सा मन उसका डिटैच होता है, थोड़ा सा मन में उसके एक तरह से उन्माद सा आना शुरू होता है, या एक लोनलीनेस, एंग्जाइटी सी आनी शुरू हो जाती है। तो ये सिचुएशन, चंद्रमंगल योग की सिचुएशन उच्च के मंगल के साथ थोड़ी सी मानसिक तनाव देना शुरू करती है जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पे मन शनि की राशि में चला गया, तो वो थोड़ा हैवी फील करेगा। अब फिजिकली वो इन्वॉल्व है लेकिन मेंटली वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ओके। पर बहुत सक्षम होता है कैसा भी कार्य करने में। हाँ, कार्य करने बड़े में ओहदे सक्षम पर है होता तो भी वो छोटा काम कर सकता है। बिल्कुल छोटे छोटे काम करने में शर्माता नहीं है अगर मंगल उच्च का है तो। और सर मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो गया, टॉरस में चला गया, तो मार्स भी वीनस की राशि में चला गया, मंगल शुक्र की राशि में चल गया, तो धन कमाने के साथ साथ चंद्रमा मन का कारक है और मन बड़ा चंचल है, इसे काबू में करना आसान नहीं है। विनिश्वन साइन में गया है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से, चंचला ही मनः कृष्ण, चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवता दृढ़ा। वो पूछते हैं कि पार्थ, हे माधव मुझे बताओ, ये मन बड़ा चंचल है, इसे मैं काबू कैसे करूं? तो जब ये सवाल अर्जुन का हो सकता है तो आम आदमी का कैसे होगा? दूसरा, आपने कहा उच्च का हो गया चंद्रमा, मंगल शुक्र की राशि में चला गया, तो अनैतिक तरह से धन कमाने में आदमी झिझकता नहीं है। उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं स्टाफ वगैरह में, या जहाँ भी वो ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं थोड़ा सा। ओके। और यहाँ पर चंद्रमा नीच का हो गया मान लीजिए, तो मंगल तो अपनी ही राशि में आ गया। फिर चंद्रमा नीच का हो गया, जल तत्व राशि में आ गया, स्कॉर्पियन क्वालिटीज आ गई, तो आदमी और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करता है, मुझे करना है, कॉम्पिटिटिव नेचर उसकी हो जाती है, वो दूसरे को अपने से आगे निकलने नहीं देना चाहता। अगर उसके कॉम्पिटिटर होते हैं कोई भी, तो बाय हुक और बाय क्रुक ही ऑलवेज वांट टू बिगिन ए टॉपर इन द फील्ड। और सर यहाँ पे ये ना कि मार्स भी अपनी राशि में है, तो मार्स बहुत कंफर्टेबल, मार्स तो कंफर्टेबल हो गया, लेकिन चंद्रमा को कि जब नीच राशि में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा फिर वही बात है, मन का राजा है,
तो यहाँ पे आके उसमें कंपटीशन, दूसरों से जेलसी वगैरह बहुत ज्यादा आ जाती है आदमी में कि मैं सुप्रीम हूँ। आई वांट टू बिकम द सुप्रीम। ओके सर, एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मंगल नीच का हो गया तो मतलब चंद्रमा स्वयं राशि में आ गया, कर्क में आ गया, तो कैसा रिजल्ट? अब मंगल नीच का आ गया तो उसका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, तो चंद्र मंगल योग के पूरे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। यानी धन वगैरह कमाने की जब राशि दशाएं आती हैं, चाहे मंगल की आए या चंद्रमा की दशा आए, तब उतने ज्यादा घनी उसके पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाते हैं। ओके तो सर, अगर जो हमने 4 सिनेरियो डिस्कस किए, एक जिसमें मंगल उच्च का है, एक जिसमें मंगल नीच का है, एक जिसमें चंद्रमा उच्च का है और एक जिसमें चंद्रमा नीच का है, इन चारों में से बेस्ट कौन सा है? इनमें चारों में सबसे अच्छा वो होता है जब धन के, अगर सिर्फ धन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें सबसे अच्छा इसमें होता है जब मंगल उच्च का होता है। मेंटली थोड़ा वो है पर फिजिकली पूरा वो अपना स्ट्रांग होके कमा रहा है। और सर, अगर मैं हाउस वाइज बात करूं, कौन से हाउसेज में बेस्ट होगी ये युति? ये युति 10th में और 9th हाउस में ज्यादा अच्छे फल देने वाली होती है, क्योंकि वहां मंगल दिग्बली भी हो जाता है ना। दिग्बली भी हो गया, 10th हाउस करियर का भी है और 9th हाउस में आ गया, धर्म स्थान में आ गया, तो अमूमन बचता है गलत काम को करने से। ओके और सर, नवांश कुंडली में क्या रोल होगा इसका? ये तो मान लीजिए हमने लग्न में डिस्कस किया, अगर किसी का नवांश में या दशमांश में D10 में भी ये युति बन रही है तो कैसे डिफरेंस? अगर नवांश में, बेसिकली हम नवांश में देखते हैं जो ग्रहों की स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ पे नीच का, यहाँ पे जैसे आपने बात की थी, मान लिया मंगल नीच का हो गया लेकिन वहाँ पे उच्च का हो गया नवांश में जाके, तो स्ट्रांग हो गया मंगल, यानी इसके हमें फल ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे उच्च का था, वहां नीच का हो गया, फल कम मिलेंगे हमें इसके चंद्र मंगल योग के। तो नवांश में हम इसे, और जिस स्थिति में लगन कुंडली में भी अच्छा है और वहां भी अच्छा हो गया, तो इसके प्रबल राजयोग बहुत अच्छे से फल देने में सक्षम होता है, धन देने की उसकी ज्योतिष क्षमता बढ़ जाती है। जी सर, ये तो हमने मार्स और मून के योग को लिया। अब आपने मुझे कहा कि कुंडली में और भी बहुत तरह से धन योग बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्लैनेट्स का रोल आता है, उस पर बात करते हैं। देखिए, पहले हम हाउसेस की बात करते हैं। 9th, 10th, 11th और 2nd लॉर्ड, इनसे धन योग बनते हैं। यानी 10th लॉर्ड यदि 11th लॉर्ड के साथ बैठ जाए तो एक धन योग होता है। 10th लॉर्ड 2nd लॉर्ड के साथ बैठ जाए तो ये अपने आप में एक धन योग होता है। ऐसे ही 11th लॉर्ड यदि 2nd लॉर्ड के साथ बैठ जाए तो धन योग होता है। 9th लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ बैठ जाए तो यह भी धन योग होता है। ऐसे ही एक होता है 5th लॉर्ड यदि 11th लॉर्ड के साथ हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बनाता है। अब हर लगन के हिसाब से आपको देखना होगा क्या ये ग्रहों की युति है, अगर है तो धन योग है, और अपने फल कब देंगे, जब इनकी दशाएं आएंगी। तो जरूरी है कि इन ग्रहों की दशाएं आपकी जिंदगी में तब आए जब आपका कैरियर परवान चढ़ रहा हो या कैरियर का समय हो, तभी इनका फायदा होता है। किसी की कुंडली में 2-3 धन योग हैं लेकिन दशाएं आ रही हैं 60-65 उम्र के बाद, बेकार है, सही समय पर ही वो योग नहीं आया बिल्कुल एक्टिवेट होने। अब हम 2nd लॉर्ड की बात करते हैं, जैसे धन का कारक है ये। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में 30-35 साल की उम्र में अगर ये आ गया तो उसके लिए अच्छा हो गया। बिल्कुल। यही अगर 60-65-70 साल की उम्र में आया तो 2nd हाउस मार्किश भी होता है, तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, ना कि वो धन देगा। ये भी आपको देखना होगा कि किस उम्र में आ रही हैं उन ग्रहों से संबंधित दशाएं। सर, यहीं से मैं कुछ प्लैनेट्स की बात करूंगी जिन्हें बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है कि ये तो आपको लाइफ में प्रोस्पेरिटी देंगे। जब हम धन की बात करते हैं, शुक्र की हम बात कैसे भूल सकते हैं? शुक्र, अकेला शुक्र में कितनी पावर है एक व्यक्ति को बहुत धनवान बनाने में? किन किन कंडीशंस में शुक्र आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ देगा और कौन से प्लेसेस पे देगा? देखिए, शुक्र जब 6th हाउस में बैठा हो और अलोन हो तो अपने आप में एक धन देने वाला ग्रह बन जाता है। चाहे किसी भी राशि में, किसी भी राशि में 6th हाउस में ना कोई ग्रह इसे देख, यानी कोई ग्रह इसको देख ना रहा हो,
युति किसी के साथ ना होने से, तो शुक्र छठे घर में धन देने में सक्षम होता है। ये अपने आप में एक धन देने का कारक माना जाता है। ऐसे ही बुध यदि अष्टम में बैठा हो, अलोन, कोई ग्रह ना देखता हो इसे, यह भी धन देने में होता है, धन योग कारक मान सकते हैं। केतु सेकंड हाउस में अनएस्पेक्टेड, अनकंजंक्ट धन देने में सक्षम होता है। सर एग्जॉल्टेड वीनस कैसे रिजल्ट्स देता है? देखिए, वीनस एग्जॉल्ट होता है मीन राशि में, जुपिटर की राशि में। शुक्र अपने आप में दैत्यों के गुरु हैं, और जिस राशि में उच्च हो रहे हैं वे देवों के गुरु हैं। तो शुक्र उच्च का होता है तो विलासिता वगैरह देता है, बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ देता है। लेकिन लग्जरियस लाइफ किस चीज़ में देगा ये डिपेंड करता है किस घर में बैठा है। चौथे घर में अगर बैठ गया तो उसे घर वगैरह, अपना मकान वगैरह बहुत सुंदर रखने की आदत होगी। अब एक बहुत बड़ा कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो लग्जरियस हाउस रखेगा, किसी का छोटा सा भी घर हो तो उसे भी बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सब चीज़ें बड़े करीने से रखने की पसंद होती है उस व्यक्ति को। 10th हाउस से अगर संबंध आ गया इसका, तो वो इस तरह के शुक्र से संबंधित चीज़ों में कारोबार, व्यापार वगैरह अपना करता है, जो थोड़ी सी डेकोरेटिव हों, या कोई डेकोरेशन से व्हीकल्स वगैरह हो सकते हैं, लग्जरियस व्हीकल्स वगैरह हो सकते हैं, कोई भी लग्जरी से संबंधित चीज़ों में धन देने में सक्षम होता है। सर क्या नीच का शुक्र भी आपको वेल्थ दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। किस प्रकार, कौन से हाउसेस? नीच का शुक्र नहीं, अगर वेल्थ की बात करते हैं तो फिर वही बात है, 10th हाउस या सेकंड हाउस होना चाहिए। अगर 10th हाउस में नीच का शुक्र है तो ट्रेडिंग वगैरह दे सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में वेल्थ दे सकता है। कम्युनिकेशन क्या है आज के ज़माने में, और जिसमें थोड़ा सा कुछ लग्जरी भी आ जाए, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, या कोई भी कम्युनिकेशन के मीन्स वगैरह जो होते हैं, उससे संबंधित धन देने में सक्षम है। ये नीच हो रहा है बुध की राशि में। बुध कम्युनिकेशन देता है, ट्रेडिंग देता है, बिजनेस देता है। और सेकंड हाउस का शुक्र? सेकंड हाउस का शुक्र वाणी बहुत अच्छी देता है व्यक्ति को, बहुत मीठा बोलने वाला होता है। डिपेंड करता है किस राशि में बैठा है। यहीं पे अगर ये नीच हो गया तो बड़ी डिप्लोमेटिक इस्तेमाल करता है भाषा अपनी, क्योंकि बुध है, बड़ा सोच समझ के इस तरह से बोलेगा कि सामने वाले को क्या पसंद है मुझे वही बोलना है, पर वाणी बड़ी उसकी सॉफ्ट स्पोकन होता है आदमी। सर इसी से मैं जुपिटर की बात करती हूँ, क्योंकि जुपिटर को भी इतना ऑस्पिशियस, इतना ब्लेसिंग्स देने वाला प्लैनेट माना जाता है। जुपिटर किन किन हाउसेस में, किन किन राशियों में एक व्यक्ति को बहुत धनी बनाने के काबिल है? देखिए, जुपिटर ऑस्पिशियस माना जाता है, सब कुछ साथ ही साथ ये ना भूलें जुपिटर अपने आप में टेंशन देने का भी कारक होता है। जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ से संबंधित टेंशन अमूमन व्यक्ति को देता है, जिस भी भाव में बैठेगा। भाव में बैठता है। ओके। अगर 10th हाउस में बैठता है तो उसे आइडियलिज्म देगा, सब कुछ देगा। कंडीशन रेट्रोग्रेड ना हो, मैलेफिक ना हो, किसी से एस्पेक्ट ना, अनटेंटेड जुपिटर अगर बैठा है, करियर एक बहुत अच्छा दे देगा, लेकिन ताउम्र कहीं ना कहीं बॉसेस से, सुपीरियर से उसे परेशानी होती रहेगी, क्योंकि सुपीरियर्स उसे पसंद नहीं करेंगे। बहुत आइडियलिज्म आदमी व्यक्ति में होता है। जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हो, 10th हाउस को देखेगा, 10th हाउस में बैठा हो, 6th हाउस में बैठा हो तो धन देता है। 6th हाउस का जुपिटर, अब अमूमन जब भी 10th हाउस से कनेक्शन जुपिटर का आता है या सेकंड हाउस से आता है तो एक बहुत ही अच्छा एक एडवाइज़र बनता है व्यक्ति, कंसल्टेंट टाइप का होता है। 10th हाउस का जुपिटर आदमी को बैंकर बनाता है, फाइनेंस, गोल्ड वगैरह से संबंधित चीज़ों में वो देता है, और एडवाइज़र बहुत अच्छा होता है आदमी ये, क्योंकि वहाँ बैठ के सेकेंड हाउस को देखता है। सर यहाँ पे एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड जुपिटर का क्या रोल होगा वेल्थ देने में? देखिए, जब जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है तो अपनी उच्च अवस्था में है, आप इसे लें ऐसी उच्च अवस्था में है, यानी कहीं भी वो कॉम्प्रोमाइज करने में विश्वास ही नहीं करता है, क्यों अपनी बेस्ट साइन में बैठा बहुत ही होता है, आइडियलिस्टिक वो हो बहुत जाएगा। आइडियलिस्टिक हो जाएगा। चाहे उसके बॉसेस उसे पसंद करें ना करें, पर वो अडिग रहता है उसमें। तो शायद कुछ ये कह सकते हो आप, सतयुग में शायद बहुत अच्छा होता था, बट इस कलयुग में आदमी को परेशानी जरूर देगा करियर में। जब नीच का हो जाता है तो आदमी की नेचर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है, यानी अपनी मतलब वो एडजस्ट कर सकता है, एडजस्ट कर लेता है, वो
मैनेज कर लेता है चीज़ों को, और उसके साथ वो आगे अपनी। सर इसमें ना जुपिटर से रिलेटेड एक पता नहीं ये मिथ है, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि 7th हाउस का जुपिटर मैरिज के लिए नहीं अच्छा होता। नहीं, अगर 7th हाउस में मैरिज होता तो स्पाउस एक रिलीजियस नेचर का मिलता है, ये तो मिथ है। ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ बैठेगा, जैसे आपने कहा था, वहाँ जुपिटर नाश कर देता है देखिए, उस हाउस का। हाँ, तो स्पाउस है ये। हाँ अब किसी का भी स्पाउस है, जुपिटर इज ए प्लेनेट ऑफ रिलीजियस, हाँ तो रिलीजियसनेस देता है। अब सामने वाला उसे किस तरीके से अडॉप्ट करता है चीज़ों को, वो तो उस पर डिपेंड करता है। अगर जिसकी कुंडली में है, उसकी कुंडली में भी रिलीजियस वगैरह होने के सब कुछ पैरामीटर्स मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा विवाह चलता है। एक बहुत ही कंसंट्रेटेड माइंड का आदमी बना देता है। वो अपनी फैमिली लाइफ में जो स्पाउस होता है बहुत ही एडजस्टिंग नेचर का होता है, साथ ही साथ ओके, कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, एडजस्टिंग नेचर का होता है। कॉम्प्रोमाइजिंग तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई थोड़ी सी। एडजस्ट करने वाला एक वो होता है जो हाँ में हाँ करने वाला है, ठीक है जो तुम कह रहे हो वो ठीक है सब। सर इसी से अगर जुपिटर से एसोसिएटेड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट योग माना जाता है, चंद्रमा के साथ जब मिलकर बनाता है, गजकेसरी योग, क्या गजकेसरी योग भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन देता है? देखिए, गजकेसरी योग को लेके लोगों में बहुत ही मिथ है। यानी चंद्रमा से केंद्र में आ गया, गजकेसरी योग बन गया। हर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद ये तो बनता है। जुपिटर के साथ आज है, 10 दिन बाद वो चौथे घर में आ जाएगा, 20 दिन बाद फिर वो पहुंच जाएगा वहां 7वें में। सबसे पहले आपको देखना होता है इनकी लॉर्डशिप क्या है। क्या? तुला लगन की बात करें तो जुपिटर तीसरे और छठे घर का स्वामी होता है, तो जुपिटर इज मैलेफिक फॉर तुला लगना। तो जब भी आप बात करें गज केसरी योग की, जुपिटर वक्री नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। जुपिटर और चंद्रमा पर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और जुपिटर और चंद्रमा की लॉर्डशिप अच्छी होनी चाहिए, तभी गज केसरी योग फल देता है। नहीं तो मैंने जैसे बताया, ये तो हर 10-12 दिन बाद बड़ा आम है गज केसरी योग का मिलना। तो मतलब सही राशि में होना चाहिए, ठीक राशि में होना चाहिए, ठीक भाव में, इनकी लॉर्डशिप दोनों की अच्छी होनी चाहिए, और जुपिटर वक्री नहीं होना चाहिए, और ना ही दोनों में से कोई नीच वगैरह होना चाहिए, तभी गजकेसरी योग शुभ फल देता है। नहीं तो शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता ये। सर शुक्र से रिलेटेड एक और योग जो मैंने सुना है जो धन देने में काबिल है, उसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। जब शुक्र और बुध मिल जाते हैं तो ये एक योग बन जाता है जो बहुत ज्यादा धन देता है। आपके अनुसार ये कितना सही है? क्या शास्त्र भी इसे मेंशन करते हैं? बृहत पराशर हो रहा, शास्त्र में तो मेंशन नहीं है, पर वैसे अगर हम देखें तो बुध बिजनेस का कारक होता है, ट्रेडिंग का कारक होता है, अकाउंट्स का कारक होता है, और सुख विलासिता या भोग विलास ऐश्वर्य वगैरह का कारक होता है, सब होता है। तो धन देने में तो सक्षम होगा अगर इनकी लॉर्डशिप, अगर हम बात करें सिंह लगन की बात करते हैं तो 10th और 11th लॉर्ड हो गया बुध और शुक्र, और तीसरे सेकंड और थर्ड लॉर्ड हो गया शुक्र। तो 10th 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में अगर बैठ जाएं बुध शुक्र तो धन देने में सक्षम होते हैं। लेकिन अब बात क्या है, यहां पर आकर शुक्र नीच का हो जाएगा। धन देने में सक्षम होगा लेकिन उसे भोगेगा कितना व्यक्ति। धन योग तो है लेकिन आपको देखना होगा क्या इनकी लॉर्डशिप ऐसी है कि धन बना पाए। ऐसे ही किन्हीं भी दो चंद्र मंगल योग को छोड़कर धन योग वगैरह बिना लॉर्डशिप के नहीं बन सकते। लॉर्डशिप उनकी देखनी होती है। 9th 10th 11th सेकंड हाउस से अगर वो है संबंध, तभी धन योग बनेंगे। और 10th और 11th में तो आपने जैसा मुझे कहा कि अगर वीनस मरकरी 10th या 11th में बन रहा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने बताया आपको अभी कि अगर ये लियो लगन है तो ये बन जाएगा धन योग। और ये भी बिजनेस के थ्रू ही आपको बहुत पैसे देगा। बिजनेस अमूमन, क्योंकि जो बुध होता है ये अकाउंट्स भी है, ट्रेडिंग भी है,
ये डिपेंड करता है कि एजुकेशन पैटर्न क्या रहा है। तो सर हमने मंगल, शुक्र और गुरु की बात की कि वो कैसे आपको धन देते हैं। मैं राहु की बात यार नहीं भूलना चाहती, क्योंकि राहु तो सडन आपको चीज़ें देता है, रातों रात फेम, रातों रात सक्सेस, ये राहु का कमाल है। तो राहु किन किन हाउसेस में, किन किन प्लैनेट्स के साथ बहुत धनी बनाता है एक व्यक्ति को? देखिए, राहु को तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ माना जाता है। अमूमन मैलेफिक्स को यहाँ पे शुभ माना जाता है। अगर अशुभ ग्रह यहाँ बैठे हैं तो वो शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। राहु जब किसी राजयोग कारक ग्रह के साथ बैठता है तो इट बिकम्स राजयोग कारक। राहु भी राजयोग कारक हो जाता है। और जब उसकी दशा आएगी, अगर राहु किसी के 11th हाउस में बैठा है तो अबंडेंस में वेल्थ देता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है राहु के लिए, क्योंकि राहु चीटर है, राहु धोखेबाज है। पुरानी कथाएं हैं इसके पीछे। तो राहु में जितना धन मिला होता है, कहीं ना कहीं इसके बाद जब जुपिटर की दशा आती है तो बैलेंस कर देता है। और इट्स सो फैसिनेटिंग कि राहु के बाद देखिए जुपिटर ही आता है जुपिटर की दशा बैलेंस आ रही करने है। के वो लिए। धर्म नहीं, जितना धन है उतना ही उसके पास छोड़ता है, बाकी सब ले लेता है उससे। तो राहु भी राजयोग कारक हो जाता है जब किसी राजयोग कारक ग्रह के साथ कुंडली के बैठ जाता है। ऐसा नहीं है वो हमेशा अशुभ फल ही देता है जिंदगी में, वो भी शुभ फल देता है। और सर किन किन राशियों में बहुत धनी बनाएगा राहु एक व्यक्ति को? सिर्फ राशियों में धनी नहीं बनाता। जैसे पराशर जी ने इसे माना है कि टॉरस में उच्च का होता है, वरामीर जी ने कहा कि कर्क राशि में उच्च का होता है। तो ऐसा नहीं है, राशियों में बैठ के इतना अच्छा, वहाँ अच्छे फल देने में सक्षम होता है, लेकिन धन देने में सक्षम नहीं होगा। धन तभी देगा जब धन से संबंधित हाउसेज में बैठा होगा और किसी राजयोग कारक ग्रह के साथ बैठा होगा। ओके। क्योंकि राहु के साथ ही राहु अपने फल देता है, साथ ही साथ जिस राशि में बैठा होता है उसके फल देता है, और तीसरा जिस ग्रह के साथ बैठा होता है उसके अनुसार फल देता है। राहु सिर्फ अपने अपने ही फल नहीं देता कभी भी। सर एक मैं ऐसे युति की बात करूंगी, सिंस हम राहु की बात कर रहे हैं, जब राहु शुक्र के साथ बैठ जाए तो मैंने ऐसा बहुत लोगों से सुना है, बहुत चार्ट्स में भी देखा है कि बहुत मटीरियलिस्टिक ग्रोथ तो बहुत मिलती है ऐसे लोगों को। इज इट ट्रू? कलयुग में मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ का, मैटेरियलिस्टिक गेन्स वगैरह का कारक राहु ही है। शुक्र उसे एनहांस कर देता है उसके रिजल्ट्स को। हर तरह की धन दौलत, हर चीज़ का वो शौकीन होता है व्यक्ति। मतलब कोई भी, जैसे कोई भी नई चीज़ मार्केट में आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो वो चाहता है कि मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि वेल्थ तो ऑलरेडी उस पर होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल शुक्र 4th लॉर्ड है, 4th हाउस हमारा व्हीकल्स वगैरह का होता है, तो नई नई एक व्हीकल्स का शौकीन होता है। उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब आए दिन वो चेंज करता रहेगा। घर में भोग विलासता के सारे ऑल मीन्स ऑफ द कम्फर्ट्स वो परिवार के लिए भी लेके आएगा अपने। जब तक राहु की दशा चल रही है, शुक्र के साथ जब वो बैठता है तो शुक्र दैत्यों के देव हैं और ये दैत्य होता है, तो एक तरह से गुरु मानता है राहु शुक्र को अपना, तो उसकी राशि में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है ये अपना। तो धन दौलत अबंडेंस में देता है राहु शुक्र भी। और सर यहाँ पे हाउसेस भी मैटर करेंगे। मान लीजिए केंद्र में बन रहा है 1 4 7 10 में, 1 4 7, अगर ये मान लीजिए लगन में ही बन रहा है तो थोड़ा सा आदमी अपने आप में सुंदर तो बना देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक बना देता है। उसमें ईगो आ जाती है लगन में बैठने पर उसके साथ। अगर 4th हाउस में आया तो हर चीज़ को उसे बड़ा बनाने की एक वो रहती है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन भी कराता है चीज़ों का। तो हर चीज़ उसे, जैसे छोटा मकान पसंद नहीं आएगा, छोटी गाड़ियाँ वगैरह पसंद नहीं आएगी, उसे सब कुछ बड़ा चाहिए। 7th हाउस में जब राहु वगैरह आ जाता है तो पहली बात तो ये होती है, कहीं ना कहीं उसकी अनकन्वेंशनल मैरिज होती है। अनकन्वेंशनल मतलब परंपरा से हटकर मैरिज होगी। हाँ, आउट ऑफ द कास्ट होगी। स्पाउस सुंदर मिलता है उसे। 10th हाउस में आ गया तो करियर बहुत अच्छा दे देता है ये राहु शुक्र। तो सर हमने मंगल, शुक्र, गुरु, राहु की बात की। एक और प्लैनेट की मैं बात की, बुध की भी बात की। मैं बात करना चाहूंगी अब शनि की। देखिए शनि को इतना ब्लेम किया जाता है और 7.5 से लोग इतना डरते हैं। क्या शनि में भी ये काबिलियत है कि शनि आपको धनवान बना दे? शनि धनवान क्यों नहीं बनाएगा? पॉलिटिशियंस के लिए तो शनि ही सब कुछ है। उन्हें नेम फेम सब कुछ दिलवाने के लिए शनि का ही सबसे बड़ा रोल होता है। जिन भी पॉलिटिशियन का शनि बहुत स्ट्रांग होता है
वो सत्ता के गलियारे में बहुत नाम कमाते हैं अपना। तो पॉलिटिशियंस के लिए 4th हाउस और सैटर्न का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। शनि कर्मों का देवता है, ऑफ कोर्स आपकी मेहनत कराता है आपसे और मेहनत का फल भी देता है। कंडीशन ये है कि उसकी प्लेसमेंट और ऑनरशिप अच्छी होनी चाहिए कुंडली में, तो आदमी को सब कुछ देने में सक्षम होता है, उसके किए का फल देता है, वो जितनी मेहनत करेगा उसका फल देने में सक्षम होता है। सर मैंने तो ये भी देखा है कि साढ़े साथी को वैसे इतना ब्लेम किया जाता है, बट कुछ लोगों का एक्चुअल राइज लाइफ में साढ़े साथी में ही हो रहा है। इतना फेम, इतनी सक्सेस, इतनी ग्रोथ उन्हें मिल रही है। जिनका भी शनि कुंडली में स्ट्रांग होगा, लग्न लॉर्ड है, राजयोग कारक है, एग्जॉल्टेड बैठा है, साढ़े साथी आई दशा भी किसी भी शुभ ग्रह की चल रही है, जो कुंडली में शुभ ग्रह हैं उसके नैसर्गिक शुभ हैं या नेचुरल शुभ हैं जो ग्रह, उनकी दशा आई, शनि गोचर का सर्वाष्टक वर्गा में 28-30 बिंदु से ज़्यादा गोचर कर रहा है, तो साढ़े साथी क्या करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक गोचर ही तो है, असली रिजल्ट तो दशा के और पॉमिस के मिलने हैं। तो शुभ फल दे के निकल जाता है, ये अपने राइज देगा, सब कुछ देगा। सर क्या 10th हाउस में बैठकर शनि बहुत धनवान बनाएगा अगर इन कंडीशंस में बैठा है तो? बना देगा। 10th हाउस का सैटर्न बैठा है, स्वराशि का बैठा है, मूल त्रिकोण राशि का बैठा है, उच्च का बैठा है, मित्र राशि में बना है, तो ये तो कई बार यूनियन लीडर तक बना देता है। ऑफिस में भी आदमी कोई व्यक्ति होगा वो नेतागिरी करता है बैठ के वहां पर, लेबोरियस होता है, कामचोर नहीं होता, धन दौलत देने में सक्षम है यहाँ पे भी ये। और सर सिंस हम धन की बात कर रहे हैं और हमने शुक्र की बात पहले ही की, अगर शनि और शुक्र की युति हो जाए और दोनों आपस में मित्र भी हैं, तो ये युति कैसे व्यक्ति को बहुत धनवान बनाएगी अगर बनाएंगे तो? इसमें ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से व्यक्ति भोग नहीं पाता है। शुक्र शनि की युति जो होती है, शनि संन्यास का भी कारक है, डिटैचमेंट का भी कारक है, धीरे धीरे उसका मोह माया से भंग होने लगता है। ये सब भोग ऐश्वर्य से उसका धीरे धीरे मोह भंग होने लगता है, तो पूर्ण रूप से भोग नहीं पाता है जब भी शनि शुक्र इकट्ठे होते हैं। तो मतलब खुद ही अपने आप में ही वो छोड़ देता है धन को। दूसरी बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, जब भी किसी की शनि में शुक्र की दशा आती है, शनि में शुक्र, ओके, या शुक्र में शनि की दशा आती है, ये पीरियड व्यक्ति के लिए जिंदगी में बहुत टफ पीरियड होता है। इट्स ए टाइम फॉर द ह्यूमिलेशन, बहुत ह्यूमिलेशन का टाइम होता है। करियर वगैरह चल रहा है, धन कमा रहा है, लेकिन मेंटली उसे इतना ह्यूमिलेशन मिलता है इस दशाओं में, बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए। दोनों मित्र हैं जबकि। तो सर ये युति बेस्ट कौन से हाउस में होगी? देखिए, आप जब बात करती हैं कभी भी जिस हाउस में बेस्ट होगी, तो जिस हाउस में भी जाएगा हर हाउस से रिलेटेड शुभ और अशुभ दोनों फल देखा। ये देखना होगा किस राशि में बैठा है। ऐसे ही हम बता नहीं पाते हैं कि किस हाउस में अच्छा होगा, किस घर में अच्छा है, किस घर में खराब है। ये तो राशि पे डिपेंड करता है, किस राशि में आके बैठा, कहाँ का स्वामी है, दोनों उस हिसाब से फल देते हैं। बिल्कुल। और सर बाकी हमारे व्यूअर्स हमें बताएंगे कि उनके चार्ट से आज का डिस्कशन कितना मैच किया। आज हमने ऐसे कुछ प्लैनेट्स की बात की जिन्हें ये कहा जाता है कि ये प्लैनेट तो आपको किसी ना किसी प्रकार से धन देगा ही। हमने मार्स से रिलेटेड धन योग की बात की, हमने बुध की बात की, हमने राहु, जुपिटर, शुक्र और शनि की भी बात की। सो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगेगा आज का ये डिस्कशन। आई वुड लव टू नो फ्रॉम द व्यूअर्स कि उनके चार्ट में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो आज हमने बात की। क्या आपकी कुंडली में मार्स और मून की युति है? जो हमने लक्ष्मी नारायण योग की बात की, क्या वो बन रहा है? क्या जुपिटर आपको अच्छी कंडीशंस में, जो आज सर ने बताया, उन कंडीशंस में बैठकर आपको धन दे रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्कार।